बात दुरुस्त है कि ये पाकिस्तान में ये परसेप्शन डेवलप किया गया था कि नवाज शरीफ की फैक्ट्रीज़ के अंदर, उसकी इंडस्ट्री के अंदर 4000 राक एजेंट काम कर रहे हैं और $4 बिलियन उसके बच्चों की इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, ब्ला ब्ला। और फिर बाद में चेयरमैन नैप ने वो बयान वापस भी लिया था। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के बड़े मुश्किल ताल्लुकात हैं, कश्मीर का जो इशू है जो 75 सालों से हमारे मुल्क की तमाम डायनामिक्स को तय करता है, उसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर हमने देखा कि जब ट्रंप के साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो अब पीटीआई के चेयरमैन है उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद जो एनेक्सेशन है, मैं भी उसको एनेक्सेशन ही कहता हूँ कि 370 को रिवोक करके अमलन जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का वो ख़त्म कर दिया गया। तो हमने उस वक्त क्या किया? कोई सफारती हमारी कोई ऐसी वाइब्रेंट किस्म की कैंपेन हमने चलाई हो, हमने दुनिया से बात की हो। और ये बात भी दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में 3 मुल्कों ने उस वक्त पाकिस्तान के स्टांस को वो भी बड़ा माइल्ड सा उन्होंने सपोर्ट किया था, कोई इतना बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं किया था। तो ये सूरत यानी एक तरफ हम उसको यूज़ करते हैं अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए और दूसरी तरफ हमारी हालत ये है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो हमारी इकॉनमी है, जो हमारी सिचुएशन है मुल्क में पॉलिटिकल, और शहबाज शरीफ ये ज़रूर ज़हन में रखिए कि वो एक ऐसी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर बने। वो जब एमएनए बने थे तो वो प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट लेके एमएनए नहीं बने थे, वो पीएमएलएन के कैंडिडेट नहीं थे उस वक्त। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो वो एक हादसाती बात थी, वो एक वक्ती बात थी। तो यूं कह लीजिए कि आप वो एक गैप फिलर प्राइम मिनिस्टर हैं। वो इतनी बुनियादी बड़ी पॉलिसीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं? ना उनके पास मैंडेट है और ना मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा इस वक्त उनके पास स्किल्स हैं, ना इस वक्त हालात ऐसे फेवरेबल हैं। लेकिन मैं साथ ही साथ ये ज़रूर कहूँगा कि जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका बुनियादी जो फ़िलासफ़ी थी वो यही थी कि रीजनल फोर्सेस को मिलकर अपने रीजनल जो इश्यूज़ हैं उनको हल करना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि रीजन में इससे बड़ा कोई इशू है, बल्कि ग्लोबल फ्रंट के ऊपर हम देखें तो दुनिया की 1 अरब 70 करोड़ के करीब आबादी जो है वो एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के ऊपर सांस ले रही है। 2 मुल्कों में 75 सालों से दुनिया की सबसे बड़ी गुर्बत हमारे खत्े में रह रही है। दुनिया का सबसे जो मैंने जैसे पहले कहा कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है ये खिता, और हम आपस में अच्छे नेबर्स की तरह बराबरी की सतह पर तल्लुकात बनाने में नाकाम रहे। नतीजा ये निकला कि कश्मीर इशू ने हमारी पॉलिटिक्स को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे रीजन को डिराइव किया। और नतीजा ये निकला कि हम पाकिस्तान में भी गुर्बत है और हिंदुस्तान में भी दुनिया की बड़ी गुर्बत रह रही है। मेरा ये ख्याल है कि दुनिया के दिमागों को अब ये बात सोचनी चाहिए, अगरचे ये दुनिया जो है वो कौन मुनकर खुदा की ज़ात का है, मसला सिर्फ इक़्तिसादियात का है। दुनिया के इक़्तिसादी मफादात जुड़े हुए हैं। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पे लोग अपना माल बेचते हैं, वो इंटरनेशनल जो इकॉनमी है उसमें इनका रोल है। तो लोग अपने मफादात के लिए अपने स्टांसेस बनाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी वक्त है कि जब हम इन्वायरमेंट के ऊपर बात करते हैं कि दुनिया के बड़े ममालिक जो हैं वो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन में अवाम और नास के तबाह होने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, तो उन्हें ये भी तवज्जो देनी चाहिए कि 1 अरब 60 करोड़ के करीब इंसान जहाँ पे एक मसले की वजह से, और दुनिया में कौन से मसाइल है जो हल नहीं हुए। आप देखिए जर्मनी के दरमियान क्या इशूज़ थे, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के दरमियान, वो कैसे साल हुए। दुनिया में बेशुमार और ऐसे मसाइल हैं जो हल हुए, और अगर दुनिया ये चाहे तो वो मसाइल हल हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता कई दहाइयों से कोई ऐसी टावरिंग लीडरशिप नहीं थी जो पूरे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलती, कौम का उस पर एतमाद होता और वो पावरफुली इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान के मुकदमे को लड़ पाती। मैं समझता हूँ भुट्टो या शायद बेनज़ीर भुट्टो, उनके बाद फिर हमने ये भी अलमिया है कि हमने कौमी लीडरशिप को पनपने नहीं दिया, जिसकी सपोर्ट बेस गहरी हुई हमने उसको एलिमिनेट किया, मंजर से हटाया। अगर हमारे यहाँ कोई इतनी जानदार लीडरशिप हो जो इंटेलेक्चुअली साउंड हो, जो नजरियाती तौर पर सही हो और उसको कौम की सपोर्ट भी हासिल हो। और देखिए जब आप एक इतनी टावरिंग कोई शख्सियत होती है तो फिर रियासती इदारों को भी कन्विंस किया जा सकता है किसी स्टांस के ऊपर, दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो फिर हम एक अपना मुकदमा अच्छा लड़ सकते हैं इंटरनेशनल। बिल्कुल, ये सारे आपने बड़े इंपॉर्टेंट मसाइल आपने पॉइंट आउट कर दी हैं। डॉक्टर साहब, हम IMF प्रोग्राम में बार बार जाते रहेंगे अनटिल, ये जुमला अगर आपने कंप्लीट करना हो तो आप क्या सॉल्यूशंस बताएंगे एंड पे?
देखिए, पहले हमें मसले को समझना चाहिए। जिस तरह ये नहीं है कि हमारी दो पार्टियों की करप्शन की वजह से या उनकी नाअहली की वजह से हम यहाँ पहुँचे। ये मैंने फिगर निकाले हैं, मेरे सामने पड़े हुए हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान में मरकज़ में जो है वो 9 साल की हुकूमत है। PTI की जो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो 12 साल की है, 4 साल PTI के हैं, ये 23 साल बनते हैं। बाकी कौन हुकूमत करता रहा यहाँ पे? फिर ये जो हफीज़ शेख कौन हैं, ये जो दूसरे डॉक्टर शेख साहब थे, ये कौन हैं जो मुख्तलिफ हुकूमतों में वज़ीर मुबीन, वो मोइन जो थे, डॉक्टर मोइन, वो कौन थे? तो ये रज़ा बाकर कौन थे? ये आके हमारी इकॉनमी को दुरुस्त करने की कोशिश करते रहे और दरअसल यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारी इकॉनमी को यहाँ तक पहुँचाया। मेरा ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हमारे यहाँ जो जिसकी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको वो काम करने दिया जाता। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी पॉलिसीज का तसलसल नहीं रहा, कंसिस्टेंसी नहीं रही हमारे। हमें नहीं पता हमने सदारती निज़ाम इस मुल्क में जो 60s में लेके आए थे वो चलाना है, हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी को पलने देना है। और मैं गुज़िश्ता दिनों सुन रहा था एप्टेमा के यहाँ के फार्मर प्रेसिडेंट जरदारी ने ये बात की कि हमें एक मिसाक मैशत करना चाहिए। बहुत सारे कौमी लीडर ये बात करते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जब तक आप मसले की हसासियत को समझेंगे नहीं और पूरे स्टेक होल्डर आपकी रियासत के मिलकर बैठकर ये फैसला नहीं करते कि हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जो बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी हो, उसमें बहुत ज्यादा जो है वो सारे स्टेक होल्डर उसमें शामिल हों और वो पॉलिसी कंसिस्टेंट रहे, मिसाल के जो मिसाक मैशत हो उसको फिर आने वाली कोई हुकूमत उसको ख़त्म ना कर सके। वो कोर पॉलिसीज़ में इतनी कलेक्टिव विजडम हो कि उस पर कोई हाथ भी ना उठाए और उसके असरात भी पाकिस्तान के अवाम को मिले। जब तक आप ये नहीं करेंगे, देखिए PMLN की हुकूमत आती है, इसहाक डार साहब मैशत को अपने तरीके से ठीक करना चाहते हैं, हफीज़ शेख जो हैं वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी वज़ीर ख़जाना होते हैं, वो PTI की हुकूमत में भी वज़ीर ख़जाना होते हैं, वो जनरल मुशर्रफ के साथ भी वज़ीर ख़जाना होते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ जो हम तजुर्बे करते रहे इस मुल्क के ऊपर, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जो गवर्नेंस का फेलियर है, एहलियत नहीं है लोगों में। लेकिन ये बात भी है कि हम अपनी पॉलिसीज को कंटिन्यूटी नहीं दे सके। नतीजा ये निकला कि एक हुकूमत आके एक पॉलिसी बनाती है, दूसरी उसको खत्म कर देती है। ये मसले की संजीदगी को समझ ही नहीं पा रही। जब तक हमारी रियासत पूरी, अगेन आई वुड से कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान बैठकर हम एक पॉलिसी नहीं बनाते और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी अक्रॉस द बोर्ड नहीं करते और उस पर सख्ती से अमल दरामद नहीं, PTI की हुकूमत में भी वजीर खजाना होते हैं, वो जनरल मुशर्रफ के साथ भी वजीर खजाना होते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ जो हम तजुर्बे करते रहे इस मुल्क के ऊपर, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जो गवर्नेंस का फेलियर है, एहलियत नहीं है लोगों में। लेकिन ये बात भी है कि हम अपनी पॉलिसीज को कंटिन्यूटी नहीं दे सके। नतीजा ये निकला कि एक हुकूमत आके एक पॉलिसी बनाती है, दूसरी उसको खत्म कर देती है। ये मसले की संजीदगी को समझ ही नहीं पा रही। जब तक हमारी रियासत पूरी, अगेन आई वुड से कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान बैठकर हम एक पॉलिसी नहीं बनाते और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी अक्रॉस द बोर्ड नहीं करते और उस पर सख्ती से अमल दरामद नहीं करते, हम अपने अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते।